डायर, मेरा उद्देश्य एक ही था कि मृतकों की संख्या को देखकर पंजाब भर भयभीत हो जाएगा और लोगों की सभा की हिम्मत नहीं होगी। मेरा उद्देश्य जनता में आतंक फैलाना था, जो सैनिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का कर्तव्य क्या होता है यह मैं स्वयं ही जान सकता हूँ। सैनिकों के कायदे कानून जन कानून से अलग होते हैं। मैंने सैनिकों के नियमों के अनुसार ही आचरण किया था। यह नियम मेरे अपने घर के नहीं हैं, यह नियम सैनिकों के लिए ही बनाए गए हैं। सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि भारत में पदस्थ अंग्रेज उच्च अधिकारियों ने तथा अंग्रेजों के एक उच्च वर्ग ने जनरल डायर की पीठ ठोंक दी थी और उसे पंजाब में शांति का संस्थापक और लड़खड़ाते अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक घोषित किया था। इसी कारण उसे यह निर्मम कृत्य करने का साहस मिला था। बात यदि यहाँ तक ही सीमित रहती तो भी ठीक था, किंतु उसका पद बढ़ाकर थल के मोर्चे पर भेज दिया गया। लेकिन सब स्थानों से उसके प्रति विरोध की आवाज़ बुलंद होती गई और इसी चहुमुखी विरोध के कारण इंग्लैंड की गोरी सरकार को झुकना पड़ा। उसके जनरल डायर को पद मुक्त करके इंग्लैंड वापस बुला लिया। इंग्लैंड के टोरी दल ने उसका भव्य स्वागत किया और उसे ब्रिटिश सरकार का संरक्षक बताया। साथ ही एक धनराशि एकत्रित करके उसको अर्पित की गई। समस्त टोरी दल उसका वीरोचित स्वागत कर रहा था। इसी टोरी दल ने उसकी पीठ थपथपा रखी थी। इसी को कारण उसे इस प्रकार के हत्याकांड करने का साहस हुआ था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी जनरल डायर के पक्ष का पृष्ठपोषण किया था। बिना इतना सहयोग मिले जनरल डायर की कोई हिम्मत नहीं थी कि वह इस प्रकार के अमानुषिक हत्याकांड कर पाता। 1920 में कलकत्ता कांग्रेस में हंटर कमेटी की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया गया और असहमति प्रकट करते हुए यह कहा गया कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट में दोषी अफसरों के प्रति कार्रवाई करने का जो सुझाव दिया है वह बहुत ही हल्का है। इस रिपोर्ट में मामले की गंभीरता को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस कारण ब्रिटिश राज्य की निष्पक्षता से भारतवासियों का विश्वास एकदम उठ गया है। जनता का असंतोष अभी उसी प्रकार कायम था जिस प्रकार हंटर रिपोर्ट के पूर्व था। कमीशन ने निष्पक्षता पूर्वक रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया। इतना बड़ा हत्याकांड हो जाने के पश्चात भी उनमें यह बुद्धि पैदा नहीं हुई थी कि किस प्रकार न्याय प्रदान किया जाता है। जानते हुए तथ्यों के प्रति आंखें मूंद ली गई थीं। घुटना पेट की तरफ ही झुकता है, इसी प्रकार अंग्रेज कौम भी अपनों की तरफ ही झुकी, क्योंकि इस कमीशन में 4 व्यक्ति अंग्रेज ही थे। उन्होंने अपने व्यक्तियों और पदाधिकारियों के प्रति नरम रुख ही अपनाया। उन व्यक्तियों से आशा भी अधिक नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस रिपोर्ट का प्रभाव जनता पर उल्टा ही पड़ा। लोगों में असंतोष का कायम रहना स्वाभाविक था। भारत के लोगों में अंग्रेजी राज्य के प्रति कहीं भी सहानुभूति नहीं रही थी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों का रवैया भारत में कुछ इस प्रकार रहा जिससे जनता में आग सी भड़कती रही। आगे चलकर भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम ने विभिन्न रूप धारण कर लिए। महात्मा जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस संग्राम को आगे बढ़ाया। चंद्रशेखर आजाद एवं सरदार भगत सिंह ने क्रांतिकारियों के रूप में शस्त्र उठाए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, लाला हरदयाल और राजा महेंद्र प्रताप ये सब लोग क्रांति के हामी रहे, तो महात्मा गांधी जी ने शांति सत्याग्रह के रूप में इसको लिया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इत्यादि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर स्वतंत्रता प्राप्ति में महान सहयोग दिया।
देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि उग्रवादी कांग्रेसी थे। यह लोक क्रांति में विश्वास रखते थे। इनका उद्देश्य यह था कि साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तथ्यों का उद्घाटन। ब्रिटिश सत्ता के विरोध में सारे राष्ट्र में अत्यधिक विक्षोभ छाया हुआ था। जनता का आग्रह था कि हंटर कमीशन ने गंभीर तथ्यों को तुच्छ समझकर उपेक्षित कर दिया है, अतः इसकी जांच कोई भारतीय संस्था ही करे जिसे सही तथ्यों का उद्घाटन होना संभव हो। उस समय गांधी जी का पंजाब जाने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन जनमत के दबाव के कारण गांधी जी पर से यह प्रतिबंध सरकार को हटाना पड़ा। अक्टूबर मास में गांधी जी पंजाब में आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के सुपुर्द इस निर्मम कांड की जांच करने का कार्य दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू बनाए गए। इस जांच समिति में पंडित मोतीलाल नेहरू सहित 5 सदस्य थे। देशबंधु चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी, श्री M.R. जयकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जी का सर्वोपरि कार्य यह था कि वह ऐसे व्यक्तियों को ढूंढे जो इस हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी हों और जिनके संबंधी इस हत्याकांड में मारे गए हों, ताकि सही तथ्यों का पता लग सके। इन व्यक्तियों को जांच समिति के समक्ष लाया जाए, जिससे जांच समिति उनके बयानों को लिख सके। इस तरह से प्रत्येक सदस्य का इलाका भी बांट दिया गया। अमृतसर का इलाका भी देशबंधु चित्तरंजन दास को दिया गया और उनके कार्य में मदद प्रदान करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी प्रत्येक इलाके में घूम घूम कर तथ्यों से संबंधित व्यक्तियों को जांच समिति के समक्ष भेजते रहे। इस जांच समिति के समक्ष कई हजार लोगों ने अपनी गवाही दी। लोगों की भीड़ लाइन लगाकर जांच समिति के समक्ष अपनी गवाहियां प्रस्तुत करती रहती थी। लोगों की भीड़ स्थान स्थान पर अपनी दुख गाथा सुनाने पहुंचती रहती थी। मालूम ऐसा होता था कि हंटर कमेटी के साथ भयवश लोग इतनी तादाद में नहीं आए थे जितने कि इस जांच समिति के समक्ष आए, और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जन समर्थन की भारी मात्रा में पाया। लोग खुलकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने बयान इस समिति के समक्ष दे सके। इस घटना से संबंधित एक व्यक्ति का बयान बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक है। इनका नाम था श्री करतार सिंह। इन्होंने बताया कि मेरे पिता श्री राम सिंह जी इस जन समुदाय में वक्ता थे। उनका वक्तव्य चल रहा था और वह लोगों को समझा रहे थे कि गोरी सरकार ने हमारे नेताओं को जाने कहाँ निर्वासित कर दिया है। हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल सका है और वह नेता लोग कहाँ पर जेल यातना भोग रहे हैं या उनको मार ही डाला हो तो क्या ताज्जुब है। यह गोरी सरकार रोलट एक्ट बिल पास करके इसी प्रकार के अत्याचार करती रहेगी। यह काला कानून जन रक्षा के लिए नहीं, जनमारक अस्त्र ही साबित होगा। आज यह सभा इसलिए बुलाई गई है कि पंजाब की सारी जनता मिलकर सरकार के खिलाफ असेंबली पर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर की कोठी पर प्रदर्शन करे और अपने नेताओं की रिहाई की मांग करे। मेरे पिताजी अभी अपना भाषण पूरा भी नहीं कर पाए थे कि चुपके से गोरों की फौज बाग के अंदर घुस आई और उस चबूतरे को चारों ओर से घेर लिया और तड़ातड़ गोलियों की बौछार हवा में नहीं जनता पर होने लगी। जनता की भीड़ में हाहाकार और चित्कार होने लगा। लोग धराशायी होने लगे। बाग की जमीन खून से तरबतर होने लगी। मेरे पिताजी को 4-5 गोलियां लगी और वह वहीं शहीद हो गए। एक औरत अपनी बच्ची को अपने हृदय से लगाए स्वयं छिपने की कोशिश में थी, किंतु उसको भी एक गोली लगी, वह भी वहीं ढेर हो गई। उसकी बच्ची जिंदा है और उसे मेरी भाभी द्वारा पोषित किया जा रहा है। इस विषय में अधिक कहना श्रेयस्कर नहीं, इसके अनेक उदाहरण हैं। किसी का बाप, किसी का भाई और किसी की माँ और किसी परिवार के 3-3 व्यक्ति
इस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए। जलियांवाला बाग वह महायज्ञ स्थल है जिसमें हजारों व्यक्तियों की आहुति एक बार में केवल 30 मिनट में ही देनी पड़ी थी, क्योंकि इसके लिए हमें मजबूर किया गया था। खूंखार राक्षस जनरल डायर को इतना करने के लिए कहा भी नहीं गया होगा, किंतु उसने अपने मन में यह सब करना तय कर लिया था, क्योंकि वह प्रकृति से ही खूंखार था। जीव मात्र से उसे प्रेम नहीं था, क्योंकि उसकी फौजी शिक्षा इसी प्रकार की थी। मनुष्य को कबूतर समझने वाला वह व्यक्ति उसी तरह मरेगा जिस तरह कबूतर को मारा जाता है। कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट सन 1920 ईस्वी में मार्च महीने में प्रकाश में आई। इस रिपोर्ट में सत्य तथ्यों को प्रकाश में लाया गया और गांधी जी द्वारा सिफारिश की गई थी कि जो भी व्यक्ति पंजाब में अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों एवं दमनकारी कार्यों का पूर्ण विवरण जानना चाहता है वह इस रिपोर्ट को अवश्य पढ़े। यह रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, अतिशयोक्ति नहीं। इस समिति ने अपना निर्णय इस रिपोर्ट में अपनी ही जांच पड़ताल के पश्चात दिया है। अंग्रेज सरकार और विशेष रूप से सर माइकल ओ डायर ने ही समस्त भड़काने वाले कारनामे किए हैं। नृशंस और जघन्य हत्याकांड के लिए ओ डायर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर को शीघ्र ही पद मुक्त कर दिया जाना चाहिए। रॉलेट बिल को वापस लिया जाए एवं जनरल डायर जैसे खूंखार व्यक्ति को, जो भारत के निरीह जनता की हत्या का दोषी था और यहाँ भारत में उच्च पद पर है, इनको इन उत्तरदायी पूर्ण पदों से मुक्त किया जाए। वाइसराय को भी इंग्लैंड वापस बुला लिया जाए। उस समय इंग्लैंड में टोरी दल की सरकार कार्य कर रही थी। उसने माइकल ओ डायर एवं जनरल डायर की निंदा के बजाय प्रशंसा की और उनको वीरोचित आदर देकर पुरस्कृत किया। यह था अंग्रेजी सरकार का न्याय जो भारत के साथ किया। भारतीय जनता को अब ज़्यादा सतर्क रहना और अंग्रेजी सरकार से न्याय की आशा को भुला ही देना चाहिए। जलियांवाला बाग में जो कांड हो गया उसने भारतीय जनता के दिलों पर गहरा असर किया। साथ ही कांग्रेस समिति की रिपोर्ट पढ़कर असर और गहरा हो गया। अंग्रेजी सरकार के प्रति राष्ट्र में गहरा क्षोभ आ गया। स्वतंत्रता की रणभेरी बजने लगी, धीरे धीरे आग सुलगने लगी। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, रक्त का बदला रक्त से। जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बाद जनरल डायर थार प्रदेश में पदोन्नति पर भेजा गया। हंटर कमेटी ने उसकी निंदा की थी किंतु अपराधी घोषित नहीं किया था। सन 1920 ईस्वी में उसे सेना से हटाकर इंग्लैंड बुला लिया गया। उसी समय से वह कुछ अस्वस्थ रहने लगा। अस्वस्थ क्यों नहीं रहता? हजारों आत्माओं का विनाशक क्या कभी चैन पा सकता है? कितनी ही माँ बहनों और अबलाओं की करुण प्रार्थना परमपिता अवश्य ही सुनता है। इसका गहरा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा और 23 जुलाई सन 1927 को उसका बड़े कष्टों के बाद निधन हो गया। मगर पूरी घटना एवं हत्याकांडों का सूत्र माइकल ओ डायर अभी जीवित था। वह रिटायर होकर इंग्लैंड चला गया था। पंजाब में लगाई हुई उसकी आग अभी तक शांत नहीं हुई थी कि उसके समर्थकों ने इंग्लैंड में उसे 20,000 रुपयों की थैली भेंट की। उसने एक पुस्तक भी भारत पर लिखी है जिसका नाम है भारत जैसा मैंने जाना। इस पुस्तक के प्रति उसकी दुर्भावना स्पष्ट हो जाती है। सर शंकरन नायर पर उसने अपनी मानहानि का मुकदमा भी इंग्लैंड की अदालत में दायर कर दिया। अंग्रेज जज ने उसके पक्ष में ही फैसला दिया। माइकल ओ डायर के कार्य को अदालत ने उचित ठहराया और रिटायर करने की आलोचना की। अंग्रेजी सरकार से ही क्या अंग्रेज जजों से भी भारतवासियों को ज़्यादा आशा नहीं थी। इस मुकदमे का परिणाम पहले ही स्पष्ट था। अंत में वह प्रकाश में आ ही गया। 13 मार्च सन 1940 ईस्वी को इस नाटक का पटाक्षेप एक युवक द्वारा किस तरह किया गया, इसका वृत्तांत भी बड़ा ही रोचक है।
लंदन शहर का एक हॉल भीड़ से भरा हुआ था, जिसमें एक सभा का आयोजन होना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी द्वारा कैक्सटन हॉल में एक मंत्रणा हो रही थी। उसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर वक्तव्य दे रहा था कि अचानक एक नवयुवक आगे बढ़ा और अपनी पिस्तौल का निशाना साध कर गोली मार दी। 2 गोलियां सर माइकल ओ डायर के सीने के पार हो गईं और वह वहीं पर गिर पड़ा। क्षण भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह वही किशोर युवक था जो जलियांवाले हत्याकांड के समय 16 वर्ष का अनाथ था और इस कांड का वह चश्मदीद गवाह एवं दर्शक भी था। इसने ही अनाथ आश्रम के कुछ युवकों को लाकर मरे हुए एवं घायल व्यक्तियों को उठवाया और यथास्थान भिजवाया था। इस नवयुवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस युवक का नाम था ऊधम सिंह, किंतु इसने अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। उस युवक ने अपना यह नाम किस कारणवश रखा, यद्यपि उसे अपने असली नाम का भय नहीं था, उसे अपना असली नाम भी प्रकट करने में कोई भय नहीं था। उसने तो हिंदू मुस्लिम सिख एकता को लक्ष्य मानकर अपना यह नाम रख लिया था। जलियांवाले बाग के महायज्ञ के पुण्य स्थल पर जो उसने प्रण किया था उसे उसने पूरा कर लिया था। यद्यपि जनरल डायर तो पहले ही अपनी मौत मर चुका था, वह इस तरह की मौत के लिए इंतजार न कर सका। वैसे वह कुत्ते की मौत रिड़ रिड़ कर ही मरा था। विलायत पहुंचने में इस युवक को महान कष्टों का सामना करना पड़ा था। अपने प्राणों की बाजी लगाकर न मालूम किस प्रकार वह विलायत पहुंच गया। जिस समय अदालत के कटघरे में खड़ा करके जज ने बयान लिए, उस समय युवक की निर्भीकता देखते ही बनती थी। जज ने पूछा, तुमने सर माइकल ओ डायर को क्यों मार डाला? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ऊधम सिंह बोला, मैंने जलियांवाले बाग का हत्याकांड अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था। हजारों नर नारियों और बच्चों को मौत के घाट उतरते भी देखा था। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, इसका प्रभाव मेरे ऊपर वही पड़ा जो एक देशभक्त पर पड़ना चाहिए था। उसी समय मैंने यह प्रण किया था कि जनरल डायर को किसी भी प्रकार मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पहुँचा उससे पूर्व ही वह अपनी मौत मर चुका था। अब केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ही ऐसा व्यक्ति बचा था जिसने उन खूनों का बदला जिससे लिया जा सकता था। दोनों ही व्यक्ति मेरे लिए घृणा के पात्र थे। यही नहीं, यह अंग्रेजी राज्य भी मेरे लिए घृणा का पात्र है। जज ने पूछा, तुम गत 20 वर्षों से इस बात को अपने हृदय से क्यों नहीं निकाल सके? ऊधम सिंह बोला, जी हाँ, यह बात मेरे लिए असंभव ही थी। मैं इसे भूल ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से इस सारी घटना को देख चुका था। भयानक दमन एवं अत्याचार मेरे हृदय से कभी नहीं भूल सके थे। आज 21 वर्ष बाद मुझे हर्ष है कि मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस हत्याकांड का बदला ले लिया है। मैं यह समझता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने प्राणों की तुच्छ भेंट प्रस्तुत कर सका हूँ। इंग्लैंड में अंग्रेजी सरकार के जज ने 12 जून 1940 को नवयुवक ऊधम सिंह को प्राण दंड देने का फैसला दिया। ऊधम सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। मातृभूमि पर सिर चढ़ाने वाले इस शहीद की अमर गाथा कभी नहीं भुलाई जाएगी। नवयुवक ऊधम सिंह विलायत कैसे पहुंचा, इसका भी रहस्य बड़ा ही रोमांचकारी है। यद्यपि वह अनाथालय में पले थे, माँ बाप कोई न होने पर ही अनाथालय में आश्रय मिलता है। अनाथालय में बच्चों को अनुशासन, शिक्षा एवं रहन सहन का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। नवयुवक ऊधम सिंह को उक्त सब शिक्षाएं सुचारू रूप से मिल चुकी थी। उन्होंने अनाथालय में देशभक्ति को शिक्षा का भी गहन अध्ययन किया था। उसने अनेक शहीदों की जीवनियों को बहुत ही अच्छे ढंग से यानी विस्तृत ढंग से अध्ययन किया था। उसके हृदय में एक आग थी, एक अदम्य इच्छा थी कि जीवन में कुछ गुजरना चाहिए जिससे देशवासियों को शिक्षा मिल सके। उनकी इच्छा ही उन्हें विलायत तक ले पहुंची। अनेक कठिनाइयों का साहस से मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी ही नहीं देशवासियों की उस इच्छा को भी पूर्ण किया जिसकी लालसा उनके हृदय में थी। ऊधम सिंह, जो कि देश के अलावा किसी बात की चिंता नहीं करते थे, उनके पीछे उनका कोई परिवार नहीं था। उन्होंने तो देश को ही अपना परिवार माना और इसी की चिंता सदा रहती थी। ऊधम सिंह की इस साहसिक इच्छा को देखकर भारतीय क्रांतिकारी दल ने
उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विदेशों में स्थित भारतीय क्रांतिकारियों से संबंध स्थापित कर लिया। बाहर से आर्थिक सहायता भी मिली और देश में क्रांतिकारियों ने भी सहयोग किया। इस तरह से उनका विलायत जाने का प्रोग्राम प्रशस्त हो गया। विलायत में वह पढ़ने का बहाना लेकर ही गए थे, इस कारण उन पर किसी का शक शुबा करना असंभव ही था। विलायत वह बंबई से जलियान द्वारा ही गए थे। वहां पहुंचकर वह भारतीय क्रांतिकारियों के दल के संपर्क में आ गए और इस प्रकार उनका मार्ग प्रशस्त होता गया। जब ऊधम सिंह विलायत पहुंचे तब जनरल डायर जिंदा था, किंतु वह रुग्णता के कारण बाहर नहीं निकलता था। इस कारण श्री ऊधम सिंह उनको मार नहीं सके। यद्यपि उन्होंने मारने के बहुत रास्ते सोचे, किंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसी बीच लंबी बीमारी एवं कष्ट झेलकर जनरल स्वतः ही मौत के घाट उतर गया। अब बचा था रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर। इस पर ऊधम सिंह की निगाह बाद में ठहरी और उन्होंने इसी का काम तमाम कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपने देशवासियों के हजारों खूनों का बदला ले ही लिया। वह भारतीय सपूत धन्य है जिसने अदम्य उत्साह द्वारा उस कार्य में सफलता पाई जिसकी उसे लालसा थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मनुष्य का कार्य कर्म करना है, वह भी लालसा पूर्वक। कर्म से मुख चुराने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कर्मशील व्यक्ति ही सफलता उसकी चेरी होती है।